और और स्टार्ट। डॉक्टर साहब, जब डॉक्टर साहब बोले तो वो आइए। नमस्कार, मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर, ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का वेबिनार हमारे बीच डॉक्टर हेमा शाह जी, जो आयुर्वेदा डॉक्टर हैं। प्रारंभ करने से पूर्व आइए सर्वप्रथम हम ईश्वर की वंदना करते हैं। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। अधिक विलंब न करते हुए मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर DN शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर हेमा शाह जी का अभिनंदन करें और सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज 12 अक्टूबर 2021 राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय ये जो वेबिनार सीरीज लगातार आयोजित की जा रही है ऋषिकुल योगपीठ के द्वारा, इसमें आज 104 सेशन है, महासत्र है। हम लगातार एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं और आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच मुख्य वक्ता पुणे महाराष्ट्र से डॉक्टर हेमा शाह जी उपस्थित हैं। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ ही मैं परिचय दे देना चाहता हूं कि डॉक्टर हेमा शाह जी MD आयुर्वेदा, BA संस्कृत, योगा इंस्ट्रक्टर कैवल्य धाम से, LPN कनाडा से, आयुर्वेदा कंसल्टेंट हैं सेन गुरुजी हॉस्पिटल पुणे से और वेबिनार भी कई कंडक्ट कर चुके हैं। उनमें से अपने इस ऋषिकुल योगपीठ में ही लगातार 4 सेशन पहले ले चुकी हैं। योगा, दिनचर्या एज आयुर्वेदा, डिजीज मैनेजमेंट कंट्रोल बाय आयुर्वेदा, चाइल्डहुड ओबेसिटी मैनेजमेंट बाय आयुर्वेदा, इस तरीके कई महत्वपूर्ण सेशन हो चुके हैं। और उसी सीरीज में आज का जो विषय मुख्य रहेगा, आयुर्वेद को अपनाइए, कैंसर को भगाइए। यानी कहीं ना कहीं कैंसर एक ऐसी बहुत बड़ी बीमारी कही जाती है, उससे आज जो है काफी संख्या में लोग ग्रसित हैं और निरंतर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो आज जो है ऐसे मुख्य विषय पर सभी लोग जुड़े रहे, मैं यही साधकों से जो है अनुरोध करूंगा। और आज जो जुड़े हुए इस वेबिनार आयोजन में योग साधक दर्शक हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं सीधे अब आमंत्रित करता हूं डॉक्टर हेमा शाह जी को कि वो आए और आज के इस महासत्र को सफल बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। ऋषिकुल योगपीठ मुझे पुनः एक यहाँ पे दुकानदार को भी, आपको भी परम वर्धमान जिस जगह से जा रहे हैं, जहाँ सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, मैं लोगों के सामने आयुर्वेद का जो भी परिप्रेक्ष्य है उसको करने में आपकी बहुत सहायता होगी। इसका विषय है आयुर्वेद अपनाइए, कैंसर को भगाइए।
में डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? मेरे यहाँ से कुछ करना, जी जी, आवाज बहुत कट रही है। अब आ रही है, सही आ रही है। अभी बराबर आ रही है। हाँ, तो हम स्टार्ट से रागम विरोधम समान आयुर्वेद में बताया है कि किस स्वस्थ स्वस्थ की सर आवाज फिर भी आ रही है क्या? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। जिसके शरीर में दोष, यानी आयुर्वेद में जो आयुर्वेद का जो हमारा बेस है, हमारा मूलभूत सिद्धांत है कि शरीर तीन दोषों के वजह से बना हुआ है। जड़ में तीन दोष हैं, जो वात पित्त और कफ, वायु पित्त और कफ, ये तीन उसके जो पहिए हैं उसी के ऊपर पूरा शरीर खड़ा है। और इन तीनों की साथ समदोषः समाग्निश्च, इसके साथ हमारा अग्नि यानी हमारा जो पाचन तंत्र वो बराबर रहे, दोष बराबर रहे। समधातु यानी शरीर में 7 प्रकार के कंपोनेंट्स घटक बताए हैं जिनकी वजह से शरीर खड़ा है। जो दिखता है, हमारी ये त्वचा दिख रही है, हमारे हाथ पांव, इनके अंदर जो हड्डी है, ये सब इसके जो कंपोनेंट्स, जो घटक बताए हैं उसको धातु बताते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 प्रकार के धातु हैं, 7 प्रकार के तत्व हैं। तो उनके बाद उन समदोष यानी तीन ही, वायु पित्त कफ 3 दोष, अग्नि और समधातु यानी सभी सप्त धातु का समावस्था यानी उनका बैलेंस होना, और सभी 3 मल जो है, मूत्र पुरुष यानी शरीर में जो हमारा कान नाक में से निकलता है वो मल, स्वेद जो हम बोलते पसीना, यूरिन जो बोलते हैं पेशाब, और स्टूल जो बोलते हैं, तो वो जो हमारा मल है, ये सब सभी की क्रियाएं समान रूप में जब रहेगी तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। समदोषः समाग्निश्च समधातु मल क्रिया और प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाह, और केवल ये सम रहने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता। प्रसन्न आत्मा का, इंद्रियों का और मन का प्रसन्नत्व यानी इन तीनों का समावस्था जब रहेगी, साम्यावस्था रहेगी, तभी कोई भी पुरुष या स्त्री में कोई भी बीमारी का कारण, बीमारी आएगी ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं चलेगा। अभी आज हमारा सभी, हम अगर देखें तो कोई भी बीमारी, जब व्याधि आती है, कोई भी प्रॉब्लम डिसीज आता है, तब हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हमारा प्रयत्न क्या रहता है, उसकी ब्लड रिपोर्ट देखते हैं, उसमें ये कम है उसको बढ़ा दीजिएगा, ये तत्व कम है उसको ले लीजिएगा, इसकी दवाई ले लीजिएगा, तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा? नहीं, स्वस्थ होना ये अनुभूति है, अंदर से उसको अच्छा लगना चाहिए और वो अच्छा रहना चाहिए। केवल दवाई देने से तुरंत वो बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाएगा, पर उसके बाद उसने जो प्रॉब्लम छोड़ दिए हैं शरीर में, उसकी वजह से जो शरीर में दिक्कतें आ गई है, उनको कम करने की जो कोशिश करता है वो केवल आयुर्वेद है। क्योंकि आयुर्वेद ये सोचता है जब इस व्यक्ति का आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न रहेगा तभी वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। तो हमारा प्रयोजन क्यों अभी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कैंसर ये ऐसी बीमारी अभी पूरे विश्व में व्याप्त है, जिसके लिए इतनी सारी टेक्नोलॉजी की वजह से दवाइयां उपलब्ध हैं कि हम उदाहरण के तौर पे देखें कि कहीं अगर तंबाकू खाने की वजह से यहाँ गांठ हो गई, तो हमें जब से मालूम पड़ता है तब हम उसकी बायोप्सी करवाते हैं, यानी वहां से एक थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ निकाल के उसकी जांच करवाते हैं लेबोरेटरी में, और फिर वहां उसमें दिखता है कि इसमें कैंसर के कण दिख रहे हैं, कैंसर की कोशिकाएं दिख रही हैं, तो फिर पहला उपाय क्या होता है, उसको जला दिया जाए या उसको काट दिया जाए, या उसके अंदर ऐसी दवाइयां, रेडियोथेरेपी यानी उसको रेडिएशन यानी उसकी जलाने का काम करते हैं, ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं, तो ऐसी जगह पे है तो ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं, या फिर केमिकल से यानी दवाई पेट में लेने से वो कम हो जाता है, कम जल जाता है और बैठ जाता है या निकल जाता है।
तो ये सब जो दवाइयों का जो प्रयोग हो रहा है अभी, उसका उपयोग एक लिमिट, एक मर्यादा तक होता है। उसके बाद उसने जो छोड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं शरीर में, जैसे रेडियोथेरेपी हो गई, केमोथेरेपी से बाल झड़ जाते हैं, व्यक्ति का पूरा शरीर कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, उनकी भूख कम हो जाती है, उनको बहुत पेट में गले में जलन होती है। तो इस सब की सभी प्रॉब्लम्स में कोई ठोस इलाज नहीं मिलता है। आयुर्वेद का विषय जो है, क्यों हम देखते हैं कि आयुर्वेद, हम जड़ से तो बीमारी निकालेंगे ही, पर आगे वो तकलीफ फिर से ना आवे आपको, इसके लिए हम काम करते हैं। तो ये स्वस्थ यानी व्यक्ति जब हेल्दी है, उसकी ये व्याख्या है कि सभी चीजें बराबर रहे और वो व्यक्ति प्रसन्न रहे, उसका मन प्रसन्न रहे, उसको सभी काम करने में अपना मन लगाना इजी रहे। कोई ठोक ठाक के हम उसको व्यक्ति को बिठा देंगे कि भाई अभी आपका कैंसर, आप कैंसर से मुक्त हो गए हैं, पर फिर भी उसके दिमाग में तो यही चलता होगा, शायद वे वापस आ जावे, शायद ये थेरेपी किया है, यहाँ से रेडिएशन किया है, तो यहाँ के बदले दूसरी जगह गांठ आ जाए, या फिर इसकी वजह से हो रहे मेरे जो बाल दिख नहीं रहे, टकला मैं दिख रहा हूँ, मेरे बाल झड़ गए, मेरी भौहें झड़ गई है, मेरा वजन कम हो गया। वो खुद को देख देख के ही मरते रहता है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये बहुत तकलीफ दे है और इसके सिवाय कोई इलाज नहीं। तो आयुर्वेद क्या बताता है कि आयुर्वेद बोलता है कि आपको ये वाली सभी दिक्कतें आए ही नहीं, इसके लिए आप अपना पहले क्या आपका व्यवहार कैसा है, ऋतु दिनचर्या जो हमने पहले को एक लेक्चर में बताया था कि पूरे दिन में कैसे रहना चाहिए, खाना चाहिए, उठना चाहिए, क्या दवाई कैसे हमने दांत भी साफ करने का, या फिर पूरे दिन में व्यायाम कैसे करें, अभ्यंग कैसे करें, सोने के समय क्या करें, क्या न करें, ये सब बताया है। वैसे हम आयुर्वेद में बताया है ऋतुचर्या, ऋतु यानी एक ऋतु बदली और दूसरी ऋतु में हम जाते हैं, वैसे दो ऋतु का जो बीच वाला काल है, जैसे अभी चल रही है शरद ऋतु, अभी इसके बाद में आएगी हेमंत ऋतु यानी दिवाली के समय, अभी 23 तारीख को ऋतु बदल रही है। तो उस समय हमने जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो अगर भूल से भी कर ली, तो हमें उस विकृत ऋतुचर्या हमने जो गलत कर दिया है उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे अभी शरद ऋतु पित्त की ऋतु बताई गई है, इसीलिए हम शरद ऋतु में कुछ ठंडी चीजें खाते हैं, जैसे रास पूर्णिमा, जो शरद पूर्णिमा जो त्योहार मनाया जाता है, जो हम गुजराती लोग गरबा खेलते हैं, रात में जगते हैं और फिर उसके बाद में वो कोई ठंडी चीजें खाते हैं, जैसे दूध की बनाई हुई, चांदनी में रखा हुआ दूध पीते हैं, ऐसा सब। तो इसके कारण इसमें भी एक पीछे कारण ये है कि उसके अंदर जो वातावरण का बदलाव हो रहा है, उसकी अंश, ये चांदनी का अंश वो दूध में आता है, तो वो दूध बहुत ठंडा हो जाता है, पूरे शरीर में पित्त यानी फायर एलिमेंट, जलन का प्रकोप होता है, बहुत सारी मुंह में छाले आते हैं, किसी को पिंपल्स आते हैं, किनको बवासीर का प्रॉब्लम हो जाता है, किनको कोलाइटिस का प्रॉब्लम होता है, जहाँ खून गिरता है, दस्त होता है। तो उस समय वो तकलीफ न होवे, इसके लिए उस समय ये सब ठंडी चीजें करने से बहुत फायदा होता है कि हमें वो चीजों से हमें परे होके फिर अगली प्रॉब्लम उसको हम फेस न करें, इसके लिए हम ये सब ऋतुचर्या हमको करनी है। तो ये अभी के समय में कोई डॉक्टर बताते भी नहीं, खुद को भी बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है, और बहुत सारे घरों में तो बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि हम जिस पद्धति से रह रहे हैं, हर 2 महीने, इंडिया भारत में तो 6 सीजन बताए हैं, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ऐसे 6 सीजन बताए हैं। बहुत लोगों को ये 6 सीजन है मालूम नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक सीजन से दूसरे सीजन में हम जाते हैं, तब एक ऋतु को छोड़ के 2-2 महीने की 6 ऋतु हैं, तो 2-2 महीने पकड़ लीजिए एक एक ऋतु के। तो पहला 1.5 महीना होने के बाद आखिरी के जो 15 दिन है, उसके अंदर पिछली वाली ऋतु के जो विहार है, जो लाइफस्टाइल है, धीरे धीरे कम करके अगली वाली ऋतु में हमको मोल्ड होना है, ट्रांसफर होना है, इसके लिए अगली वाली ऋतु का ध्यान देते हुए कुछ कुछ चीजों पे पाबंदी लगानी चाहिए। तो ये नहीं करने से, ऋतुचर्या का पालन नहीं करने से हमें फिर ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आयुर्वेद में जो बताया है, आयुर्वेद में कैंसर का वर्णन वैसे तो नहीं है, हमारे बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा जो अर्बुद यानी गांठ, जो बताया है कि जहाँ गांठ हो जाती है तो उसकी क्या चिकित्सा बताई, वो बताई है। पर हमारा जो विचार है हमेशा दोष, धातु, मल और उसका स्वस्थत्व, हम कोई भी बीमारी का हम इलाज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा
जो मूलभूत सोचने का तरीका है दोष के बेस पर है, दोष के पर आधारित है कि वायु इस व्यक्ति में वायु के कितने अंश कम हो गए हैं, पित्त का क्या बढ़ गया है, कफ में क्या प्रॉब्लम आ गया है, उसका समत्व लाने के लिए हम ये करते हैं, प्रयास करते हैं। तो अभी बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं। अभी सबसे बहुत पहला कारण कैंसर होने का क्या हो रहा है, तो हम जो हवा ले रहे हैं उसी में सब बहुत ज्यादा केमिकल्स आ रहे हैं। बहुत सारी कारखानों में से, चिमनी में से जो धुआं निकल रहा है उसके अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेनिक तत्व आ रहे हैं। हम जो पानी पी रहे हैं उसमें हो रहा है। जब लोग बहुत सारा नॉनवेज खाते हैं तो जो चिकन वगैरह को एक इंजेक्शन देते थे हॉर्मोन्स के, उसके कारण न चाहते हुए भी उन लोगों में मांस के द्वारा उनके शरीर में वो सब तत्व, दवाइयां, हॉर्मोन्स आ रहे हैं। हम जो प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हर चीज को अच्छा ताजा बनाए रखने के लिए पैकेट में पैक करते हैं, उसके अंदर एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव डालते हैं। आज सोचेंगे हम घर में कुछ बनाए 2 महीने रखें और वो खराब हो जावे तो वो अच्छी चीज है क्योंकि वो खराब हो गई। बिस्किट को हम खोल आज बनाएंगे, 9 महीने के बाद भी खोलेंगे, यहाँ नहीं खोलेंगे और किसी देश में जाके खोलेंगे, फिर भी उसका स्वाद वैसे ही रहेगा। तो वह कैसे हो गया? तो क्योंकि उसके अंदर जो एडिटिव्स डाले हैं, जो केमिकल डाले हैं, उसकी वजह से वो खराब नहीं होता, उसको कीड़ा नहीं लगता है। और वो पैकेजिंग जो हुआ है उसके कारण वो सड़ता भी नहीं, क्योंकि अंदर वो गैस, वो सब चीजें डाली है, एडिटिव्स बोलते हैं। तो ये सब शरीर के लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारा केमिकल हम अभी खा रहे हैं। कोई भी चीज देखेंगे तो प्लास्टिक में ही आती। दूध का पैकेट से लेके रात को देखो आप, कोई भी दाल चावल ये सब जो हम मॉल में जाके लाते हैं, सबके पैकेट क्या रहते हैं? पैकिंग प्लास्टिक का ही रहता है। खुले भी ले सकते हैं, पर बहुत सारा, अधिकतर सब वस्तु हम प्लास्टिक के अंदर देख रहे हैं। तो इसके कारण शरीर में बहुत ज्यादा हमारा प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है, बैठ के काम है, व्यायाम नहीं है, इससे सबसे ज्यादा वजन बढ़ना ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। हम भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के रुग्ण होने में पहला नंबर हम हैं विश्व में। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ डायबिटीज के, शुगर की बीमारी के पेशेंट हैं। उनके केस में भी शुगर जब कंट्रोल में नहीं होती है तो बहुत सारी व्याधियों को निमंत्रित करती है। उसके बाद हमारे यहाँ जो लोगों को गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू, इन सब की आदत होती है, अल्कोहल, इसके कारण अभी गरीब से गरीब आदमी जो मजदूरी करने वाला है, उसका भी पूरा दिन, उसको सब समझो रास्ता बनाने वाला है, जो क्या बोलते हैं उसको, मनरेगा के लोग, तो वो भी क्या करते हैं, पूरा दिन वो अगर सड़क बनाने के है, खोदते हैं, धूप में खड़े हैं, इतना सारा मिट्टी और इसका संपर्क हो रहा है, तो वो भूख मिटाने के लिए क्या खाते हैं? तम्बाकू लेंगे या फिर मिश्री घिसते हैं या फिर गुटखा खा लेते हैं। तो इसका मुंह में रखने के बाद बहुत सारा चूसने का जो क्रिया, जो चूसने की होती है, उसमें उस केमिकल का बहुत सारा संपर्क ये दांतों के मसूड़ों में होता है, जहां से दवाई पहले नीचे जाके और शरीर में हर एक परमाणु अपनी कोशिकाओं में जाके उसकी वजह से डैमेज बनाती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं गांठ बनाती है, नहीं तो खून में मिलके उसके जहां जहां खून जाएगा उस जगह के कैंसर को न्योता देती है। ऐसे बहुत सारी धूल और मिट्टी का या बहुत सारा धुआं जहां से निकलता है, जैसे फैक्ट्री में फर्नेस के बाद जो में काम करने से, या बहुत सारा सिगरेट का सेकेंड हैंड स्मोक भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कोई आदमी घर में सिगरेट पीता है या बीड़ी पीता है तो उसको लगता है कि मुझे मीन्स मेरी वजह से किसी को कुछ तकलीफ नहीं है, पर सबसे ज्यादा तकलीफ उनके घर के बच्चे, उनके परिवार वाले, परिवारजन, उनको ही भुगतनी पड़ती है, क्योंकि उनके जो धुएं में से जो निकलता है वो हवा में बहुत टाइम तक रहता है, बहुत समय तक रहता है वो केमिकल, और वो बाकी के लोगों को न जान चाहते हुए भी वो खींचना मीन्स अपने आप अंदर सांस के द्वारा अंदर चला जाता है। तो इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोक के इफेक्ट। तो उसके कारण बहुत सारा कचरा शरीर में जम रहा है। आगे की बात देखें तो बहुत सारे लोग ऑफिस से बैठ के काम कर रहे हैं, जिनको व्यायाम है नहीं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। जैसे एक जगह बैठे, फिर उठे, फिर खाना खाया, फिर से वहीं के चेयर पे आके बैठे, फिर घर जाते हुए कार में बैठेंगे या गाड़ी पे बैठेंगे, सब जगह बैठ के ही काम है। तो इनके शरीर में कोई भी, उसके कारण उनका जो डाइजेशन, उनका जो अग्नि है वो पूरा मंद, कारण फिर वो कुछ भी खाएं उसका
पचन होके खून नहीं बनता है, एक चिकनाहट तैयार होती है जिसको हम बोलते हैं आम। और वो लाइफस्टाइल लेने की वजह से उनके वो फिर वो रात को जगने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, शिफ्ट ड्यूटी में जो काम करते हैं, रात को काम करते हैं, जग के काम करते हैं, वो ज्यादा कॉफी, पेय पदार्थ, चाय या फिर जगने के लिए सिगरेट पीते हैं। तो इन सब के कारण अयोग्य पद्धति से, और जब उसका समय नहीं है उस समय खाने या फिर कोई भी नशा करने से जो तकलीफें शरीर में होती है वो जड़ से ही कुछ भी शरीर में जो भी डैमेज करती है वो पूरा 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 ऑर्गन, पूरे ऑर्गन को, पूरे अवयव को खराब कर देती है। आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो पहले तो अल्कोहल का सेवन करने के बाद लिवर में खराबी होती थी जिसको फैटी लिवर बोलते हैं। अभी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज आ गया है जिसमें सभी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोगों में जो भी हम तेल खाते हैं खाने का, वो लिवर में जाके जम जाता है और उसके कारण सबके लिवर में फैट जम रही है और उसके कारण मोटापा आता है या फिर लिवर फेल होने के बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं जिसको लिवर सिरोसिस भी बोलते हैं। तो आगे जाके इन सब कंडीशन, इन सब अवस्थाओं की वजह से कैंसर होना, अभी केवल लिवर में फैट जम गई है तो किसको कैंसर होता है क्या? सभी को नहीं होता पर अधिकतर लोगों को होता है। सो पहली स्टेज में अगर ये पकड़ में आ जावे तो फिर आगे हम उसका निवारण कर सकते हैं। पर दूसरी तीसरी स्टेज में अगर लिवर में बहुत इतनी सारी चर्बी जम गई है ऐसा दिखे तो फिर उसके आगे हम बहुत कम काम कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट की तैयारी भी नहीं होती है। कोई रुग्ण जो रहता है उसको ये जो कर रहे हैं, अगर नशा कर रहे हैं तो वो छोड़ने की भी तैयारी नहीं होती, और अगर न कर पाए तो फिर लिवर फेल होती है। तो बहुत सारे अपथ्य हम बोलते हैं संस्कृत में, आहार और विहार करने की वजह से, विहार यानी लाइफस्टाइल। अभी सभी को देर से जागने की आदत हो गई है, क्योंकि हम पहले तो 10 बजे 11 बजे 10 बजे तो हम सो जाते थे। अभी टीवी की वजह से, टेलीफोन की वजह से, इंटरनेट की, सोशल मीडिया की वजह से 12 बजे तक तो कोई भी बच्चा घर में जगता है। कल सुबह स्कूल में 7 बजे भी जाना है तो 11 साढ़े 11 तक तो सभी लोग जगते हैं। तो फिर रात के कारण, रात को जगने के कारण शरीर में जो पित्त दोष बढ़ता है, वात दोष विकृत होता है, शरीर को जो रात में हमेरा डैमेज, जो हमारे शरीर में जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने का जो टाइम चाहिए, जो समय चाहिए, वो पूरा शरीर को नहीं मिलता है। तो शरीर पूरे दिन एक एक दिन घिसता जाता है। आज अगर देखा जाए तो 30 साल के आदमी का अगर शरीर में, जो बोलते हैं दो टाइप की एज होती है, एक बायोलॉजिकल एज होती है यानी जो आपकी रोज की रोज एज होती है, और दूसरी होती है तो उससे आप अगर चेक करें उनके अगर हड्डी या कोई भी कंपोनेंट की अभी अभी इन्होंने इनकी हड्डी से कितना काम करवाया है या इनकी हड्डी की उम्र क्या है, तो वो देखा जाए तो फिर वो बहुत 60 साल के आदमी की जैसे भी हो सकती है, या 50 साल की, 30 साल की उम्र में 50 साल की अगर उम्र वाले व्यक्ति की हड्डी अस्थि है तो क्या उसका मतलब है? तो उन्होंने कुछ व्यायाम किया ही नहीं और बैठे बैठे जो लाइफस्टाइल करना पड़ा उसके कारण उनकी हड्डी से कैल्शियम इतना सब कम हो गया कि आज उनकी हड्डी को तुलना की जाए तो 50 साल के आदमी की जैसा जितना उपयोग हो गया है उनके हड्डी का, इतना वो दिखता है। तो जितना जल्दी ये 30 साल में उम्र में आ जाता है, इसके कारण सभी बीमारी और आ जाती है। जैसे आज अभी हम देखते हैं 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत सारे लोगों को परेशानी बढ़ गई है, इनकी मौत हो जाती है। तो इसके कारण रियल एज और बायोलॉजिकल एज, जो हमारी खुद की सही उम्र है, उसके अनुपात में हमारा शरीर घिसे तो ठीक है, और उसके पहले ही बहुत ज्यादा घिसाव आ जावे तो शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति काम नहीं करती बराबर, तो ये सब कैंसर जैसी बीमारी होती है। ब्लड कैंसर जैसी बीमारी में पूरा शरीर का खून खराब हो गया है, तो क्या कहाँ कहाँ दवाई देंगे? और यूटेराइन कैंसर, बहुत सारा सर्वाइकल कैंसर, लेडीज में गर्भाशय का कैंसर हो रहा है, और जेंट्स ब्रेस्ट कैंसर भी हो रहा है, जेंट्स में यहाँ का कैंसर हो रहा है, लिवर का कैंसर हो रहा है, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट यानी पुरुषों में होने वाले पुरुषों में जो किडनी के नीचे पाइप जहाँ जुड़ती है वहां पे एक गांठ रहती है, वो उम्र जैसे 50 साल की उम्र के ऊपर जावे तो वो गांठ बड़ी हो जाती है, उसके प्रेशर से बार बार बाथरूम के लिए रात को उठ के जाना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं दे तो इसका, ये गांठ का बढ़ना ये कैंसर में परिवर्तित होता है, और कैंसर अगर हो गया तो फिर वो उसको निकालो, फिर उसके
जब तक हमें मालूम पड़ता है तब तक और कहीं पे उसके छोटे छोटे नए कोशिकाएं जाके कहीं ना कहीं गांठें बन जाती है। लिवर का कैंसर तो बहुत कॉमन है, उसके कारण फिर लंग कैंसर हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम चालू होता है। तो इसके कारण हमारे अगर हमने सही लाइफस्टाइल नहीं चुनी और उसके ऊपर काम नहीं किया तो फिर सभी को ये प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए हो सकता है जितना अभी पहले हम ऐसा सोचते हैं कि पुरुषों में ही एडिक्शन का प्रॉब्लम है, जैसे सिगरेट वगैरह, बट अभी आज तो महिलाएं भी सिगरेट पीने लगी हैं, अल्कोहल का सेवन करने लगी हैं। तो फिर पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम, सर्वाइकल कैंसर जैसे प्रॉब्लम, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। और एक कारण बताया गया है बहुत जल्दी लिवर के पीछे एक बटवा जैसा गांठ रहती, गॉल ब्लैडर बोलती है, जिसमें पित्ताशय बोलते हैं, उसकी पथरी होने का आज बहुत सारा देखने में आता है, बहुत प्रमाण बढ़ गया है। तो उसका इलाज है गॉल ब्लैडर रिमूवल, यानी उसी को काट के निकाल देते हैं। और उसकी सर्जरी के बाद या फिर गर्भाशय निकालने के बाद ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण बढ़ गया है। तो ऐसा भी सोचने में आया है कि ये सर्जरीज करने के बाद ये उनको निकालने के बाद ही बहुत सारे लोगों को भी कैंसर होता है। अभी यहाँ दांत की बहुत ट्रीटमेंट हो रही है अभी, उसको इम्प्लांट्स बोलते हैं, जहाँ पूरा दांत निकाल के वहां मेटल का ये करके होल करके फिर दूसरे नकली दांत बिठाते हैं, पर वो दिखते नहीं है डेंचर जैसे, वो रियल दांत जैसे दिखते हैं। तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ छाले पड़ जाते हैं। तो जो आदमी ने कभी कोई नशे का सेवन नहीं किया है, उन लोगों को भी अभी जबड़े का कैंसर आ रहा है। तो ये गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रहा है। HIV और एड्स जैसे बीमारी, या हम बोलते हैं पैनक्रियास की भी कोई बीमारी है, उसके वजह से भी बीमारी कैंसर की आ सकती है। तो पहले भी आगे के लेक्चर में मैंने बताया था कैसे खाना चाहिए, उष्णम स्निग्धम मात्रा वज्जीर्णे वीर्या विरुद्धम नाति शीघ्रम नाति विलंबितम तन्मना। तो पहला खाना कैसे खाएं उसका विधान अगर हम सब थोड़ा सा भी संभल के कर सकें, यानी जब खाना खाते तो टीवी ना देखें, पुस्तक ना पढ़े, बातें ना करें, कितना खा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे, पोर्शन साइज देखें, गरम गरम खाएं। अभी सब लोगों को बासी खाना पड़ता है। अभी कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, पर अभी खुलने लगे हैं, पर ऑफिस खुलने लगी, सुबह का बनाया हुआ दोपहर को खाएंगे बच्चे 1 बजे, फिर जो बच गया सुबह को वो वापस वहां की पूरी घर की महिला या गृहिणी रात को खुद खाती है, फिर शाम का खाना 10 बजे खाते हैं। ये सब जो है हमारा लाइफस्टाइल का बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल है, वो जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी जहाँ हम दूध का पीने का हम बोलते हैं कि आयुर्वेद में तो सबसे अच्छा गोदुग्ध है, गाय का दूध पी के ही बच्चे बड़े होते हैं, तो बहुत अच्छा उनका पोषण होता है। पर आज दूध ही नकली आ रहा है, तो कैसे करेंगे? तो हमें सभी प्रॉब्लम ऐसे आते हैं कि हम कितना बोलें कि आप घर पे ये बनाओ ये बनाओ, क्योंकि सब लोग जो दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं उनको वो भी नहीं जमता है। तो आप उसमें अपने लिए कितना हितकर है वो देख के, अगर हो सके तो देसी गाय का दूध मिल सके आपको तो वो लीजिए, नहीं तो जिनको दूध से एलर्जी है उन्होंने दूध नहीं पीना है, ऐसा कर सकते हैं। पत्ते सब्जियों में याद करके कुछ नमक वगैरह डाल के या धोने के लिए जो दवाई मिलती है वो धो के उसका केमिकल निकाल के आप उसका सेवन करिए। जितना हो सकता है ताजा खाना खाइए, पैकेट वाला ब्रेड लाके और डबल रोटी मिस ब्रेड का सैंडविच बनाने से अच्छा आप घर पे जितना हो सकता है बनाने की कोशिश करिए, या कम से कम बाहर की चीजों जो पैकेट वाली चीजों को इस्तेमाल करने का कर सके उतना हम उसमें कर सकते हैं। प्रकृति का हिसाब भी बहुत जरूरी है, व्यसन मुक्ति है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए घर के सभी परिजनों ने जुट के मेरे हिसाब से तो मैं मेरे पेशेंट को एक ही बात बताती हूँ, अगर आपको पूरे दुनिया का टेंशन है तो आप पियो, बराबर है। तो आप ऐसा सोचेंगे आप खुद ही इतना सब टेंशन लेके बैठे हैं, सब पूरा देश कहाँ जा रहा है, मेरा क्या होगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपसे ज्यादा टेंशन आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपके भाई, आपके घर वालों को है, क्योंकि आपकी व्यसन लेने की वजह से उनके पूरे परिवार के जीवन में बहुत बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है। छोटा बच्चा भी अगर उसके फादर अल्कोहल पी के दंगा करते हैं और
देखना, रोज देखना, झगड़ा होना, या उनकी वजह से कितना खर्चा होता है, उनकी तबीयत खराब होती है, तो ये देख के कितना मन पे परिणाम होता है। तो मैं यही बोल रही हूँ, अगर आपको आपकी लड़की को दारू पिलाना या जो भी नशा कर रहे हैं वो करना, वो करे चलेगा तो आप करो, नहीं तो आपको वो नहीं अच्छा लगेगा तो आप भी नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही पेशेंट्स को बताती हूँ, क्योंकि इस जमाने में अनुकरण बहुत इजी हो जाता है। कोई कुछ करता है, चलो आज मैं करके देखता हूँ। आज अभी भी समाचार में भी बहुत आ रहा है, कितने छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स और ये सब कर रहे हैं, तो उसके परिणाम किसको भुगतने पड़ते हैं? उनको नहीं भुगतने पड़ते, घर वालों को भुगतने पड़ते हैं। तो अगर कैंसर को जड़ से निकालना है तो हर घर ने एक निर्णय लेना है कि हमारे घर में कोई नशे की गुंजाइश नहीं, नशे को प्रवेश नहीं है। इसके लिए दूसरा, जो कुछ केमिकल वगैरह फैक्ट्रीज में काम करने वाले हैं, शिफ्टिंग ड्यूटीज में काम करने वाले हैं, भट्टी के पास काम करने वाले हैं, वो नशा न करते हुए भी, न चाहते हुए भी बहुत सारे केमिकल्स पेट में ले लेते हैं। अभी उनके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपाय बताया है, जिन जिन को जमे वो प्राकृतिक चिकित्सा का आधार ले। वमन हम बोलते हैं, विरेचन बोलते हैं आयुर्वेद में, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, बस्ती, ये सब जो शरीर को सफाई करने वाले जो उपक्रम है, आयुर्वेद के डॉक्टर के पास, प्राकृतिक चिकित्सा के, नेचुरोपैथी के डॉक्टर के पास जाके आप हर साल कुछ ना कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जो कम खर्चे वाले भी हैं, और अपने आहार को नियंत्रित करके उनका सबसे ज्यादा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि पूरे साल में शरीर में से कचरा अगर निकल गया है, शरीर शुद्ध हो गया है, तो आपकी शरीर की रोग के सामने लड़ने की शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। तो आपको उन केमिकलों से होने वाला जो साइड इफेक्ट है, वो दुष्परिणाम है, वो नहीं होता है। आजकल बहुत सारी चीजें बहुत ट्रेंडिंग बहुत चल रही है कि कैंसर को भगाने के लिए ये करिए, ग्रीन टी पीजिए, ये पीजिए, वो पीजिए। मेरे हिसाब से बहुत 3-4 चीजें मैं आपको अभी आयुर्वेद के द्वारा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा आपके रोज के जीवन में कर सकते हैं, जो सहज मिल जाती है वो आप अगर करेंगे तो फायदा होगा। उसमें गेहूं के जवारे जो हम अभी नवरात्रि में हम करते हैं, बोते हैं, उसी प्रकार पूरे साल में अगर करें तो हर दिन आपको ताजे गेहूं के जवारों का रस मिल सकता है, और वो आप पीस के पानी में डाल के, जिनको जैसा जमे आप पी सकते, शरीर के लिए बहुत ठंडा है। जिनको कैंसर हो गया है उनको तो वो ये बहुत लाभप्रद है ही, पर जिनको मैंने बताया जैसे कुछ कुछ व्यवसाय में केमिकल का आना बहुत पॉसिबल ही नहीं, जिसको हम अवॉइड कर सके। जैसे अभी कोई कारखाने में काम कर रहा है, चांदी के बर्तन को पॉलिश कर रहा है, तो इतना सारा एसिड आएगा, तो उसकी जो भाप है वो तो जाएगी ही पेट में, तो आप कैसे उसको दूर करें? अभी तो मास्क पहन सकते, पर बहुत सारा हाथ खराब होता है। तो ये सब के लिए आपने पहले दिन से अगर ये चालू किया, जैसे अलसी हो गया, अलसी के बीज शरीर के लिए बहुत लाभप्रद है। जिनको कफ के प्रॉब्लम है, जिनको बहुत सारी सर्दी, नाक में सांस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, वो अलसी का काढ़ा बना के पी सकते हैं। और शतावरी करके हमारी बहुत अच्छी एक पौधा है, जिसकी जड़ जो मूली रहती है, हम उसको निकाल के इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो वो शतावरी का चूर्ण बहुत आसानी से मार्केट में दुकान में मिल जाता है। तो वो आप दूध के साथ या पानी के साथ, या उसका शतावरी कल्प करके प्रोडक्ट मिलता है जो बॉर्नविटा जैसा ही है, शक्कर डाल के उसके बूरा बनाया गया है, दवाई वाला। तो वो आप दूध में बॉर्नविटा के बदले डालेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि सभी कोशिकाएं जो मांस से बनती है, वो मांस को अच्छा रखने के लिए, मांस धातु जो बोलते हैं हम, रस रक्त मांस में रस्सी मज्जा शुक्र, तो वो अच्छा रखने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम में आता है। हल्दी हमारी बहुत अच्छी और बहुत पुरानी और सभी रोगों में गुणकारी ऐसी एक अमूल्य औषधि है। तो हल्दी का प्रयोग आप जितना हो सकता है करिए। मैं सभी को इस ऋषिकुल योगपीठ के द्वारा सभी को एक बहुत अच्छा नुस्खा बताना चाहती हूँ, जो हमने कोरोना में भी किया। हल्दी की चाय, 1 गिलास पानी में आप हल्दी एक चम्मच डालिए, थोड़ा सा घी डालिए, गाय का घी, नमक डालिए, और उसको गरम थोड़ा सा करके, उबालने की जरूरत नहीं, थोड़ा गुनगुना गरम करके नीचे उतार के 2 बूंद नींबू का रस डालिए, हिला के गुनगुना ही पी लीजिए प्लेट में डाल के। तो वो शरीर के सभी इंफेक्शन को, सभी जमावट को, सभी प्रकार के
कचरे को, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के शरीर को क्लेंजिंग का काम करती है, यानी शुद्ध करने का काम करती है। और ये रसायन हमारे यहाँ हरिद्रा को योषित प्रिया बोला है, स्त्रियों के लिए बहुत लाभकारी बताई गई है। बाकी सभी शरीर में जहाँ पे भी कोई भी चीज जमावट होती है, यानी गांठ के स्वरूप में आती है, उसको फोड़ने का काम, सूजन निकालने का काम, रक्त को शुद्ध करने का काम ये हल्दी करती है। तो ये हल्दी हम बहुत आसानी से शरीर में घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना और आगे बहुत सारी दवाइयां हैं, मंजिष्ठा है और गुग्गुल यानी एक पेड़ का निकलने वाला जो रस है वो जम जाता है, जैसे हींग का रहता है, हींग कैसे पत्थर की तरह रहता है, वैसे हमारे आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत इस्तेमाल होता है गुग्गुल। और जितना हो सकता है आहार, और जो हम विचार करते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो हम जब फ्रोजन करते हैं, फ्रोजन फूड्स देते हैं, जैसे तैयार जो लाते हैं वो अभी 2 मिनट में मिल जाता है आपको, मैकडोनाल्ड का बर्गर है या ऐसा, तो ये ऑलरेडी कुक है, ऑलरेडी पका हुआ है आपके सामने, केवल गर्म करके उन्होंने माइक्रोवेव में दिया है। तो ऐसी चीजों का जितना हो सके अवॉइड करें, नहीं ले इस्तेमाल ना करें। और जो हम घर पे भी माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं तुरंत बनाने के लिए, नई नई रेसिपीज बनाते रहते हैं, तो जितना हो सकता है हम हमारे गैस पे, चूल्हे पे, जैसे जिसको जमे वैसे ओपन फ्लेम पे हम सभी अपने स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करके हम जितना रसोई में इस्तेमाल उसका करें और उसको कुकिंग करें, वो सबसे बेहतर है। हमारी शरीर में बहुत सारे तामस भाव, आयुर्वेद में सात्विक राजस और तामस, ये 3 प्रकृतियां बताई हैं, 3 सत्व रज और तम गुण के कारण। तो तामस भाव कहाँ से बढ़ते हैं हमारे शरीर में, तो ये सब पुराना सूखा हुआ खाना या तला हुआ ज्यादा खाना, या जो नहीं बताया है वो मिक्स करके खाना, जैसे दूध और फ्रूट, फल और दूध मिला के खाना निषिद्ध बताया है, दूध और दही साथ में खाना निषिद्ध बताया है शास्त्र में। ये सब खाने से शरीर में इतनी ज्यादा चिकनाहट बनती है, सूजन बनती है, कि हमने भी खुद ने देखा है कि अगर हमने पेट भर एक दिन शादी वाले भोजन की बात करें तो ऐसा हैवी खाना खा लिया, हम बैठ ही नहीं सकते, इतनी हमें नींद आती है। क्यों? तो हमारे शरीर में तमोगुण का आधिक्य हो गया, तमस गुण बढ़ गया है। तो वो न बढ़े, ऐसी सत्व गुण बढ़ाने की जो विधियां हैं, जिसमें हम योगा प्राणायाम के दौरान हम कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम बताते हैं, भ्रामरी भस्त्रिका प्राणायाम बताते हैं। तो इसके कारण हमारे शरीर में जितना ज्यादा हम ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं, सत्व गुण उतना ही बढ़ेगा। तमोगुण निकालने के लिए हमें थोड़ा सा व्यायाम करना है, और शरीर में जो चीजें प्रकृति के अनुसार मिलती है, जैसे अभी हम भारत में रहते हैं, भारत में जो चीज बनी वो हमारे सबसे नजदीक बनी है, इसके लिए उसका गुण हम उसको प्राप्त, हमें सबसे ज्यादा उसके गुण प्राप्त होते हैं। अमेरिका से लाया हुआ अपन यहाँ लाएंगे तो यहाँ उसके गुण कम हो जाते हैं। इसके लिए हमारे शरीर, हमारे घर के आजू बाजू जो मिलता है, जिस सीजन में जो मिलता है, उसका प्रयोग करने से हमें उसका फायदा होगा। जितना हो सकता है लोगों मांसाहार से दूर रहिए, शाकाहार क्यों सबसे जरूरी है ज्यादा, क्योंकि उसमें भी अभी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए विटामिन, फर्टिलाइजर, खाद डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, जंतुनाशक दवाइयां डालते हैं, जो साफ नहीं होती, जो उस सब्जी के अंदर से के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जा रही है। पर उसमें भी हम अपने घर के बगीचे में भी उगा सकते हैं, अगर पौधे लगा के घर में टेरेस पे छोटा सा गार्डन बना के उसी की सब्जियों का इस्तेमाल करें। और खाद में गोधन का प्रयोग करें, जितना हम गाय के गोबर का और इनका प्रयोग करके जो बना सकते, उगा सकते हैं नेचुरल खाद से, सेंद्रीय खाद से, तो वो बहुत फायदा होगा। हर एक व्यक्ति को अपने अपने व्यवसाय के हिसाब से अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके कोई एक ऐसी दवाई चुन के जो हमेशा ले सकते, उसकी प्रकृति के अनुसार। मैं क्यों यहाँ नहीं बता सकती कि ये वाली लेने से सबको कैंसर मुक्त हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में बताते हैं हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, सभी की प्रकृति अलग है। किसी के शरीर में वात दोष का प्राधान्य होने की वजह से वात प्रकृति है, कोई पित्त प्रकृति का है, कोई कफ प्रकृति का है। तो उनको होने वाले व्याधियों को, बीमारियों का भी अलग अलग प्रकार से उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसका
होता है, अलग अलग टाइप की बीमारी का प्रकार होता है। तो कोई एक चीज एक के लिए फायदा कारक है तो वो दूसरे के लिए फायदा देगी ही, वो जरूरी नहीं है। इसलिए आप अपनी प्रकृति की जांच अपने डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्य के पास जाके करवाइए, और आपको जिन चीजों से खतरा आगे होने वाला है उनको टालने के लिए एक रसायन स्वरूपी, आंवला सबसे उत्तम रसायन है, त्रिफला बहुत अच्छा रसायन है, हमारे यहाँ धात्री रसायन करके बहुत सारे कल्प हैं कि केवल आंवले को किसी और चीज से मिला के, उसके साथ मिला के खाने से कितने गुण मिलते हैं, शिलाजीत करके रसायन है। तो बहुत सारी चीजों को हम इस्तेमाल, शतावरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करने के बाद आपको उन उन टाइप के कैंसर या उन बीमारियों, जैसे अभी कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ उसको रोज के रोज गर्मी भट्टी के पास काम करना है, तो उसके शरीर में पित्त दोष बहुत बढ़ गया है, तो उसने हमेशा पित्त शामक खाना खाना चाहिए जिसमें मसाले कम हो, नमक कम हो, तेल कम हो, और उसके परिणाम जो भट्टी की गर्मी की वजह से शरीर में परिणाम हो रहे हैं वो न होवे, इसके लिए अभी से कुछ न कुछ रसायन ट्रीटमेंट चालू करना है। अभी जिनको हो गया है कैंसर उनको क्या करें, उन्होंने भी अपने वैद्य के पास जाके आगे आने वाली तकलीफों को ध्यान करते हुए उन चीजों को इस्तेमाल करना है, या अभी तक जो किया वो छोड़ के, नशा छोड़ के दूसरी जो चीजें हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हर एक देश में कैंसर के इतने सारे रुग्ण बढ़ गए हैं कि सभी अपने अपने एलोपैथी के साथ और कोई ना कोई साइड पैरेलल थेरेपी का ध्यान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा भी बहुत बड़ी चिकित्सा फलप्रद स्वरूप दिख सकती है, उसका उपयोग हो सकता है, जिसमें शरीर में पानी डाल के उल्टी करवाते हैं और एनिमा देते हैं, कचरा निकालते हैं, मड थेरेपी का उपयोग करते हैं, और सबसे ज्यादा योग है, प्राणायाम। जो 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 लोग थोड़ा सा भी व्यायाम नहीं कर सकते हैं, बूढ़े हैं, बैठ नहीं सकते हैं, शरीर बहुत भारी है, मोड़ नहीं सकता है, उन्होंने शुरुआत में प्राणायाम के प्रयोग से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को टालने की, उसमें शक्ति होने के कारण उनका प्रयोग करना चाहिए। और जितना हम ज्यादा अभी से करेंगे, इसके लिए पहला काम करना है घर की गृहिणी को, खुद को करना है और अपने परिवारजनों को करवाने के लिए बाध्य करना है, कि छोटे बच्चे से लेके बड़े गृहस्थ तक सभी को 10 मिनट साथ में समूह में कर सके, बहुत अच्छा। इससे और अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, जिसमें हम फैमिली टाइम बोलते हैं, वो करने के बाद ही खाना खाना है। ऐसा भी हम एक नियम बना सकते हैं, नए साल में ये नियम बनाएं, जिससे हमारा, और आज से ही नियम बनाएं, अभी नवरात्रि चल रही है, बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, उपवास के कारण जो शरीर में एक सात्विकता बनती है, उसका दोगुना फायदा अगर लेना है तो थोड़ा प्राणायाम, योगा ये कर सकते हैं, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, ये हमारा जो उद्देश्य है ये साध्य हो जावे, तो हम सभी को स्वस्थ रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। किसी क्वेश्चन कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। रहेगी। आज का महासत्र वाकई में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी जिसमें न जाने कितने लोग इस समय ग्रसित हैं, और न जाने अनजाने में जो है वो लोग ऐसा कुछ अपना खान पान बना के रखे हुए हैं जो आने वाले समय में उनके लिए ही ये रोग बना सकता है। तो आज के इस सत्र में यही सीख मिलती है कि मतलब सभी लोगों को आयुर्वेद का जो ये किचन में आपका, यानी आपका कहा जाता रसोई घर में है, उसमें क्या सेवन कैसे करना है, उसको जो है जैसे हल्दी के साथ चाय बनाने का जो बताया गया, इसी तरीके दूध पीना है तो गाय का दूध का सेवन करें, प्रयास करें कि आपको नेचुरल गाय का दूध मिले, मिलावटी न मिले। इसी तरीके से अगर हम अपने खान पान दिनचर्या को अगर सही केवल कर लें तो हम कैंसर जैसी इस तरीके की इतनी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। और ये आपको मतलब आज के इस सत्र को बार बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं कि इसमें आज ऐसा क्या बताया गया है।
आज का ये सत्र वाकई में बहुत ही लाभदायक है सभी के लिए। इसलिए मैं आज इस महासत्र में मुख्य वक्ता के रूप में जो डॉक्टर हेमा शाह जी उपस्थित हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं अब जो है सीधे डॉक्टर भगवान दास जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और डॉक्टर मैम का धन्यवाद करें और साथ ही शांति पाठ कराते हुए आज के कार्यक्रम को विराम दें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आज इसमें कोई संशय नहीं है कि आज ऐसे क्रॉनिक इतनी खतरनाक बीमारी की चर्चा हमारे वेबिनार के थ्रू जनमानस तक पहुंची, और हम ये आशा करते हैं कि ऐसी बीमारी से लोग अति दूर रहें व बचाव रखें, और भगवान करे उनको ऐसी खतरनाक बीमारियों नजदीक भी जाने का। आइए अब मैं डॉक्टर हेमा शाह जी का धन्यवाद देता हूं और इस वेबिनार का विराम देने का समय सर्वप्रथम शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को दर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। कल 7 बजे पुनः उपस्थित होंगे नए प्रवक्ता नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।